हेलो स्टूडेंट्स, सोलंकी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सील जो है बिल्कुल एक अलग चीज मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि देखिए ये पत्थर की बनी गई है, पत्थर की बनी गई सील है। उसके बाद में ये जो है इसके ऊपर अलग अलग तरीके की कलाकृतियां है, जैसे एनिमल्स के बुल का पिक्चर है इस पे, मतलब गुथा हुआ है बुल। उसके बाद में एक ऐसी कुछ लाइन लिखी गई है जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं सकते। देखिए हिस्ट्री 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी के लिखित साक्ष्य है, रिटन एविडेंसेस है। ओके, प्रोटो हिस्ट्री वो होती है जिसका खाली अपन अनुमान लगा सकते हैं, जिसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं अपने को। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब ये कि कहीं पर भी कुछ खुदाई से कुछ भी चीज मिली गई है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, वो चीज का अपन कार्बन डेटिंग से अनुमान लगा सकते हैं। प्रोटो हिस्ट्री आती है सेकंड नंबर पे। प्रोटो हिस्ट्री वो होती है जिसके लिखित प्रमाण तो हमको मिल गए हैं, लिखित एविडेंसेस मिल गए हैं, रिटन एविडेंसेस मिल गए हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और हिस्ट्री होती है जिसके लिखित एविडेंसेस भी है, रिटन एविडेंसेस भी है, और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए जिस चीज को हम पढ़ सकते हैं उसको डेसिफर कहते हैं, जिस चीज को हम नहीं पढ़ सकते उसको अनडेसिफर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अनडेसिफर्ड है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये सेकंड वाले प्रोटो हिस्ट्री में आता है। ओके, अब देखिए इसमें स्टीटाइट जो पत्थर रहता है, स्टीटाइट पत्थर रहता है, उससे ये बनी गई है। देखिए मैं आपको लैपटॉप में शो करता हूं स्टीटाइट। ये वाला पत्थर है स्टीटाइट, आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? देखिए स्टीटाइट ये वाला पत्थर है, ये वाला पत्थर, इस टाइप का पत्थर रहता है स्टीटाइट। अब देखिए आर्टिफैक्ट क्या होती है? आर्टिफैक्ट जो होती है कलाकृतियां होती है, जैसे मूर्ति कला हो गई या कोई भी चीज की कला हो गई। देखिए ये भी इसका मैं बताता हूं आपको, ये देखिए इस तरीके की कलाकृतियां, तो आर्टिफैक्ट्स ये होती है, ठीक है। अब देखिए सील्स फ्रॉम दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स, मतलब कि डेकोरेटिव डिजाइन में एनिमल्स के पिक्चर्स बनाए गए इसमें, एंड साइंस, और साइन बनाए गए हैं इसमें। जो उस साइन मतलब स्क्रिप्ट, वो साइन स्क्रिप्ट थी। मतलब स्क्रिप्ट मतलब देखिए दो चीजें होती है, एक तो लैंग्वेज होती है और एक स्क्रिप्ट होती है। लैंग्वेज जो हम बोलते हैं भाषा, और स्क्रिप्ट जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट लिखी हुई चीज को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसको पढ़ने के लायक नहीं बन पाए, इसलिए वो अनडेसिफर्ड है। ओके, तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड देयर हाउसेज, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स। हम लोग नहीं पढ़ सके हैं हड़प्पन सील, हड़प्पन लैंग्वेज को, तो भी हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ समझ पाए हैं कि वहां के लोग कैसे जीते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो पुराने पड़े हुए साक्ष्य मिले हमको, एविडेंसेस मिले। क्या क्या मिले उन एविडेंसेस में? देखिए उनके पुराने जो उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके हाउसेस, घर, उनके पोर्ट्स, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ऑर्नामेंट्स, वो कौन सी चीजें यूज करते थे, टूल्स, वो कौन से हथियार वगैरह यूज करते थे, सील्स वगैरह जो अभी ये जिस पे ये आपकी बुक में दिख रही होगी वो वाली सील। ओके, उस तरीके से ये सील, ये लोग बिजनेस करने के लिए भी सील का यूज करते थे। ओके, इन अदर वर्ड्स, from archaeological evidences let us see what we know about the Harappan civilization। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो खुदाई करता है और खुदाई में से पुरानी चीजों को निकालता है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी चीजों को खोदते हैं। ओके, अब देखिए क्या फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो हम लोग इस चीज को समझे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमने हिस्ट्री कैसे क्रिएट करी, मतलब हिस्ट्री कैसे बनाई है, हम लोगों ने कैसे अनुमान लगाया है कि ये लोग कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। ओके, लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations but sometimes change। देखिए हम लोग ये समझेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से कि कैसे हम लोग इसके बारे में जान पाए हैं, और हम इसको कैसे इसके मटेरियल से जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिले हैं, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह, इनसे कैसे समझ सकते हैं
अपना अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों की लाइफ कैसी रही होगी, कैसे जीते होंगे। देखिए अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको इनके बारे में जानना बाकी है, हम लोग सब कुछ नहीं जानते इनके बारे में, फिर भी कुछ कुछ हम लोग समझ पाए हैं, कुछ कुछ हमने अनुमान लगाया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हमने अनुमान लगाया है। जैसे कोई भी केस होता है, मर्डर होता है या कुछ भी होता है, तब पुलिस अनुमान लगाती है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और चोर को पकड़ लेती है। उसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अनुमान लगाते हैं कि इतने सालों पहले कैसे क्या हुआ होगा। ओके, देखिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कल्चर का यूज काय के लिए करते हैं, ये बताता हूं मैं आपको। डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद न स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कल्चर का यूज इसलिए होता है कि किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर, कोई भी डिफरेंट टाइप की चीजें मिली हो और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, मतलब जैसे कि कुछ समय काल के अंदर ही वो चीजें कुछ मिली हो, ऐसी चीजें डिजाइनिंग वगैरह, ऐसी कुछ चीजें जो उस एक एरिया के अंदर ही मिली, उसके आसपास के एरिया में वो चीजें नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से। In the case of the Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone, blades and even baked brick. देखिए इस केस में हड़प्पन कल्चर में क्या क्या अलग अलग चीजें मिली है जो दूसरी जगह से अलग थी। एक तो यहाँ की सील मिली है, सील्स बिजनेस के लिए, मतलब यहाँ से माल वहां पर जा रहा है तो उसके लिए भी सील होती थी, या फिर किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए भी सील होती थी। ओके, अब देखिए बीट्स, बीट्स क्या होते हैं, जो स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन के होते हैं ना, स्टोन टाइप, वो बीट्स होते हैं। ठीक है, जो लड़कियां यूज करती है अभी भी। वेट्स, वेट्स छोटे छोटे क्यूब टाइप रहते थे वो, जिनको वो वेट के रूप में यूज करते थे। स्टोन, स्टोन ब्लेड्स मतलब कि देखिए पत्थर की ब्लेड्स, पत्थर की ब्लेड से कुछ भी चीज काटना, ये वाली चीजें होती थी। एंड इवन बेड ब्रिक्स, और जली हुई ईंटें भी मिली है, जो सेकी हुई ईंटें होती है वो। ठीक है, तो मतलब कितना आप सोचिए कितना एडवांस टाइम होगा वो आज के हिसाब से, मतलब आज इतना एडवांस है ये वाला एरिया आज का टाइम, उस टाइम पे 5,000 साल पहले वो लोग कितने एडवांस हो गए। ओके, these objects were found from areas as far as apart as अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड गुजरात। देखिए ये जो चीजें है वो कहाँ कहाँ पर मिली है। देखिए इंडिया का ये वाला जो एरिया यहाँ पर मिली है, पाकिस्तान का ये वाला एरिया है बलूचिस्तान में मिली, और अफगानिस्तान में। मतलब क्या कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन लोगों का मानना है कि इस एरिया में इतने इतने एरिया में होगा। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया। ओके, कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये वाला थोड़ा सा एरिया। ठीक है, अब देखिए नेम्ड आफ्टर हड़प्पन, हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड। देखिए एक चीज समझिएगा आप इसमें कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान वाले एरिया में ही है। क्यों, क्योंकि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, इंडस रिवर, वो पाकिस्तान के एरिया से ही जाती है, एक वहीं से बहती है। ठीक है, अपने इंडिया में इसका बहुत कम पार्ट है, बहुत कम पार्ट है इस नदी का। और जो भी पुराने सिविलाइजेशन होते थे वो नदियों के आसपास ही बहते थे। इसका लॉजिक ये है कि नदी के आसपास, उन पहले पाइपलाइन का तो जमाना था, इंसान को पानी पीने के लिए चाहिए ही चाहिए। आज भी कोई जंगल में जानवर होते तो वो भी पानी के आसपास ही रहते हैं और उनको पानी पीने जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए पानी पीने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इसीलिए ये लोग नदी के पास में ही घर बसाते थे, अपनी बस्तियां बसाते थे। ओके, तो कोई भी पुराने सिविलाइजेशन होते वो बस्तियों, वो नदी के पास में ही होते थे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 बीसी। देखिए ये जो है हड़प्पा नाम का एक गांव था, वहां पर क्या हुआ था 1975 में, अलेक्जेंडर कनिंगम ये इसके लिए रेलवे लाइन के लिए ईंटों की तलाश कर रहे थे। तब उनको पता चला था कि कुछ लोग वहां से ईंटें लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से इतनी ईंटें पे, जब कोई ईंटें रख के गया होगा तभी वहां से कोई ईंटें लेके जा रहा है। तो क्या हुआ था कि उन्होंने वहां की खुदाई करवाई और उसके बाद पता चला कि भैया पूरा नीचे तो पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, फिर उसको इन लोगों ने आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया था। नाउ ओके, अब देखिए द सिविलाइजेशन डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 बीसी। देखिए ये जो सिविलाइजेशन है ये 2600 बीसी से 1900 बीसी है, के बीच का है। अब देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे।
2600 BCA से 1900 BC। अब देखिए BC मतलब क्या, देखिए पहले तो आप ये टेबल समझिए, ये 0 है, ठीक है। 0 मतलब जहां पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था यहाँ पर। अब इससे आगे के जो साल है वो, इसके आगे के जो साल है वो एडी में आएंगे, ठीक है, ये एडी कहलाएंगे। और इसके पीछे के जो साल है, इसके पीछे के साल देखिए 1 से लेकर मतलब हजारों सालों तक आगे, इसके आगे जाएगा और ये पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो बीसी उल्टा चलता है, एडी सीधा चलता है, बीसी उल्टा चलता है, एडी सीधा चलता है, ठीक है। अब देखिए क्या कि ये बीसी है ना, तो ये मतलब उल्टा चलेगा। अब बीसी है उल्टा चलेगा, तो देखिए अगर आज हम यहाँ पर 2020 में खड़े हैं, ठीक है, अब 2020 में खड़े हैं, तो इससे कितने साल की बात कर रहा है ये, 2600 से 2900 साल, मतलब क्या 2600 साल पुरानी बात कर रहा है ये। तो 2600 यहाँ पर 2600 साल है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे अपन। तो मतलब कि देखिए हमको यहाँ से चलना पड़ेगा 2020 से 0 तक, तो 2020 मतलब 2020 साल हो गए, यहाँ तक आए अपन हम लोग, यहाँ तक आए तो 2020 साल, यहाँ तक 2020 हो गए। अब हमको यहाँ से भी तो यहाँ पर चलना है 2600 तक, है ना। तो क्या होगा 2020 और 2600 प्लस हो जाएगा, 2020 प्लस 2600 कितना हो जाएगा ये, 4620। तो मतलब कि हम 4620 साल से लेकर के, अब देखिए 1900 का निकालेंगे हम, 1900 में भी 2020 प्लस कर लेंगे हम लोग। अब देखिए कितना हो गया ये 2000, 4000, 3920, ठीक है। मतलब क्या हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, 4920 से 2920 से 4920 20 साल, इतनी पुरानी साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए सॉरी 4620 साल, मतलब कि क्या 4620 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, है ना। 4620 साल से लेकर के 3920 साल तक की पुरानी की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब देखिए ये आप समझ गए बीसी और एडी का डिफरेंस है ये। अगर एडी होता तो एडी को हम माइनस कर देते, क्योंकि हमको देखिए अगर एडी होता तो हम क्या करते इसमें, अब मान लीजिए हमारे पास एडी है, ठीक है। अब एडी है तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे कि मान लीजिए कि हमको बोल दिया है कि वो 1526 एडी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो साल है 2020, उसमें से 1526 को मान लीजिए 1500 है, ठीक है, तो 1500 को माइनस कर देगा और जो आंसर आएगा उतने साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। नाउ ओके, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन इन द सेम एरिया। देखिए हड़प्पा कल्चर के पहले भी कुछ कल्चर थे, पहले उसके पहले भी लोग रहते थे और इसके बाद भी लोग रहते थे, लेकिन हड़प्पन कल्चर की विशेष बात क्या थी कि हड़प्पन कल्चर जो था बहुत एडवांस हो गया था, ठीक है। तो हड़प्पन कल्चर के पहले जो थे उनको अर्ली कहते या फिर प्री हड़प्पन कल्चर कहते, और हड़प्पा के बाद वालों को लेटर हड़प्पन कल्चर कहते हैं, ठीक है, या बाद वाला कल्चर कहते हैं। तो हड़प्पन कल्चर को मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ ओके, अब देखिए बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीपी मतलब कि आज से कितने साल पुरानी, तो ये जो है मैंने बिफोर प्रेजेंट बता दिया आपको, ठीक है। क्या 4620, ये आज से इतने साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, 4620 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मतलब बिफोर प्रेजेंट। ये बीपी निकल गया हमारा, है ना, ये हमारा बीपी निकल गया, ठीक है। करेंट ईयर से जो इसकी जितने बीसी की बात कर रहा है उसको प्लस कर दीजिए, तो ये हमारा बीपी निकल जाएगा, ओके। अब देखिए सी का मतलब होता है, सी डॉट का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली उतने साल पुरानी, जैसे कि 100 सी बोल दिया, मतलब कि 100 साल के लगभग पुरानी बात है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ बिगनिंग देखिए आप लोगों को हड़प्पन साइट्स का, मेच्योर हड़प्पन साइट्स का मैप दे रखा है यहाँ पे पेज नंबर 2 पे। There were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan. These cultures were associated with distinct pottery, evidences of agriculture and pastoralism. देखिए pastoralism मतलब क्या कि चरवाहे
जो चारा जो अपने जानवरों को चराते थे, ठीक है, उस तरीके से जो ग्वाले टाइप होते हैं वो। एंड सम क्राफ्ट सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। देखिए इसके हड़प्पन मेच्योर हड़प्पन कल्चर के पहले भी कुछ कल्चर थे, और इसका हमको अवशेष मिले हैं, क्या पोट्री मिली है, एविडेंसेस एग्रीकल्चर के मिले हैं, और चरवाहों के भी एविडेंसेस मिले, मतलब कि उनके भी सबूत मिले, ठीक है। लेकिन क्या था वहां पर उनका कोई इतनी बड़े कोई विशेष चीजें नहीं मिली, या इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं मिली है। तो ये थी उसमें एविडेंसेस फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट। लेकिन कुछ कुछ बर्निंग एविडेंसेस मिले, मतलब कि कुछ कुछ जला हुआ भूसा या कुछ कुछ जली हुई ग्रेन्स वगैरह इस तरीके से मिली है चीजें, ठीक है। एज वेल एज द अबंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, और कुछ छोड़े हुए खंडर टाइप के सेटलमेंट्स भी मिले, कुछ घर वगैरह ऐसे भी मिले, जो मतलब पूरी बस्तियां जो छोड़ी हुई बिल्कुल एकदम से। तो इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि कुछ एकदम से कुछ जल सैलाब आया हो, या फिर कुछ ऐसी आंधी तूफान ऐसा कुछ आया हो कि सब लोग एक साथ प्रॉब्लम में आ गए हो वो लोग, और एकदम से मतलब कि पूरी सेटलमेंट उजड़ गया हो। इस तरीके से ऐसा आकलन किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द मेच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन some of the areas occupied by the early Harappan cultures. These cultures also shared certain common elements including subsistent strategies. देखिए क्या जो मेच्योर हड़प्पन कल्चर था वो बहुत सारी चीजों में डेवलप था, ठीक है। वो हड़प्पन कल्चर के तुलना में अर्ली हड़प्पन कल्चर जो था, जो हड़प्पन कल्चर से पहले वाला कल्चर जो था, उससे हड़प्पन कल्चर बहुत ज्यादा एडवांस था, मतलब अपग्रेडेड वर्जन था एक तरीके से, ओके। The Harappans ate a wide range of plant and animal products including fish. देखिए हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बड़ी रेंज के, मतलब बहुत सारी वेराइटीज की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स वगैरह सब खाते थे, एनिमल्स वगैरह सब कुछ खाते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। देखिए क्या कि भैया जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने फिर से रिकंस्ट्रक्ट करा, मतलब फिर से बनाया कि वो लोग क्या खाते होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो उनके ग्रेन्स और सीड्स मिले, मतलब कि जो बीज वगैरह और जो अनाज मिला है उनसे, उन लोगों ने जो बचा हुआ अनाज रह गया वहां पर साइट्स पे, उन लोगों ने इससे अनुमान लगाया कि वो लोग क्या खाते पीते होंगे और कैसे क्या रहते होंगे, ठीक है। दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटेनिस्ट। ये जो चीजें थी खाने पीने की और प्लांट्स की जो चीजें थी, वो बोटेनिस्ट, आर्कियोलॉजी जो बोटेनिस्ट होते हैं, आर्कियोबोटेनिस्ट उनको कहते हैं, जो पुरानी चीजों की बोटनी जो होती है वो प्लांट से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आर्कियोबोटनिस्ट इस चीज की खोज करते हैं कि वो लोग कौन कौन से प्लांट्स वगैरह पौधे वगैरह खाते होंगे, पौधे मतलब कि सब्जियां वगैरह, ठीक है। हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। आर्कियो बोटेनिस्ट वो होते हैं जो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, जो सबसे जो पुरानी एंशिएंट जो होती है चीजें, एंशिएंट प्लांट्स के जो बचे हुए अवशेष रहते हैं उनके ऊपर ये करते हैं, खोज करते हैं, या फिर उनके ऊपर अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम मिलेट आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। देखिए ग्रेन्स भी मिले हैं, मतलब कि अनाज भी मिला है हड़प्पन साइट से। उसमें क्या क्या, गेहूं, बार्ले मतलब जौ, लेंटिल मतलब मसूर, चिकपी मतलब काबुली चना, और सीसेम, सीसेम मतलब होते हैं तिल, ठीक है। और मिलेट्स होते हैं बाजरा या ज्वार, ठीक है। वो भी मिले हैं कहां पर, गुजरात की साइड से मिले, ठीक है। ये जितने गुजरात वगैरह, लोथल वगैरह जितने भी सब चीजें थी, मोहनजोदारो वगैरह सब, इनको सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही लिया जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो था पहला ऐसा गांव था जो मिला था, ठीक है। ऐसा ये इसलिए एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ केटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। देखिए एनिमल्स की बोन्स भी मिली है, मतलब कि जानवरों की हड्डियां भी मिली है। जो जानवरों की हड्डियां मिली है उनमें शामिल थे शीप, भेड़, बकरी, बफेलो, भैंस और सुअर, ठीक है, पिग। स्टडी डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ये जो इनकी जो हड्डियों की और इनकी जो खोज हुई है, इनके ऊपर जो स्टडी हुई है वो किसने करी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने करी है, ठीक है। जूलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वो जो पुरानी चीजों को, मतलब बहुत पुरानी जो हड्डियां या कुछ भी एनिमल्स के रिमेन्स बच गए,
एनिमल्स के साक्ष्य बच गए हैं, उन पर खोज करते हैं, उन पर अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है, कि वो कितने साल पुराने हो गए। तो ये आर्कियोबोटेनिस्ट और आर्कियोजियोलॉजिस्ट ये दोनों मिलकर के बताते हैं हमको कि उन लोगों का खान पान कैसा रहता होगा, ठीक है। नाउ बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज सच एज बोर, बोर मतलब कि सुअर, डियर एंड घड़ियाल, घड़ियाल जो होता है क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ठीक है। डियर मतलब तो वो होता है, आपको पता ही होगा, हिरण, ठीक है। ऑल्सो फाउंड, ये भी मिले हैं, इनकी भी हड्डियां मिली है। ये वाइल्ड स्पेसीज है, मतलब क्या, वाइल्ड स्पेसीज मतलब क्या, कि जो जंगली जानवरों की भी स्पेसीज मिली है। क्या, जो बोर जंगली सुअर होते हैं, डियर जो हिरण होते हैं जंगली, वो भी जंगल में ही रहते हैं, और घड़ियाल जो क्रोकोडाइल होते हैं वो भी जंगल में रहते हैं, इसलिए इनके भी साक्ष्य मिले हैं, वहां से इनकी भी हड्डियां मिली है। We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. हम ये नहीं पता कर सकते, हम ये नहीं जानते हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो लोग इन जानवरों को खुद मारते थे, खुद मार करके शिकार करके खाते थे, या फिर वो किसी से खरीदते थे इनको, ठीक है। बट बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड। देखिए, इसके अलावा भी हड्डियां जो मिली है वो फिश की यानी कि मछली की हड्डियां भी मिली है, और पक्षी या फिर मुर्गे मुर्गियों की वगैरह की भी हड्डियां मिली है वहां पे, ठीक है। तो इतने देखिए, प्लांट्स के भी रिमेन्स मिले हैं, मतलब कि ग्रेन्स वगैरह, अनाज वगैरह के हड्डियां भी मिली है जानवरों की, यहाँ तक कि ये जो जंगली जानवर होते हैं उनकी भी मिली है, और उसके अलावा पक्षियों की भी हड्डियां वगैरह और ये चीजें मिली है, ठीक है। अब देखिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी उनके पास में, हरप्पन सिविलाइजेशन वालों लोगों के पास में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी। वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, मतलब क्या, कि जब प्रचार और प्रसार होने लग गया था एग्रीकल्चर का, मतलब कि खेती का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होने लग गया था वहां पर, तब क्या हुआ था, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इतना खेती का विस्तार बढ़ गया है कि उस टाइम पर कैसे खेती होती थी ये हमको पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारे पास वो बची हुई चीजें नहीं होगी अब, क्योंकि उसके ऊपर ही खेती हो गई होगी अब तो। क्योंकि 5,000 साल पहले की बात हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस पर कैसे खेती होती होगी, क्योंकि पूरी दुनिया अब तो चेंज हो गई है। कुछ जगह है वहां पर कंक्रीट जंगल्स बन गए, मतलब क्या कि बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है, और कुछ जगह है जिन पर जमीन है, अभी किसान खेती करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वर सीड्स ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड ऑन प्लव्ड लैंड्स, और क्या वो ये पूछ रहा है, क्या वो जमीन पर सीड्स बिखेर देते होंगे, जैसे कि किसान लोग जो रहते हैं वो सीड्स को बिखेर देते हैं इस तरीके से, ताकि स्कैटर्ड हो जाए बीज, और दूर दूर फैल जाए, और फिर उनको उगने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। Representation on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for ploughing. देखिए ये तो बात निश्चित है कि वो लोग बुल को जानते होंगे, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको, बेल होता है, बेल को तो जानते थे वो लोग। ये इस चीज से इसलिए पता चलता है क्योंकि उनकी जो सील मिली है, आपने फर्स्ट पेज पे देखा हो, उनकी जो सील मिली है उस पर बुल का पिक्चर है, ठीक है। तो बुल का पिक्चर है, यानी कि वो लोग बुल से तो बिल्कुल तरीके से जाने पहचाने हो गए, ठीक है। उसके बाद में वो ऐसा भी माना जाता है कि भैया वो लोग बुल को ही यूज करते होंगे खेती के लिए। आज भी बुल का यूज होता है, बेल का यूज होता है खेती के लिए, उस टाइम पर भी ऐसा माना जा रहा है कि बुल का ही यूज होता होगा खेती के लिए, ओके। Archaeologists have also found evidences of ploughed field at कालीबंगन। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को कालीबंगन में भी कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर है वहां पर भी इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। Moreover, terracotta models of the plough have been found at sites in Cholistan at बनावली हरियाणा। देखिए क्या, टेराकोटा, टेराकोटा मतलब लाल मिट्टी के जो खिलौने होते हैं ना, वो मिले हैं प्लव के, काय के, मतलब जो वो होता है ना खेती करने का हल, उसके टेराकोटा मतलब कि खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। इसका मतलब यही है कि वो लोग जानते होंगे इस चीज को, तभी उन्होंने खिलौने बनाए होंगे, ओके। जैसे आज ट्रक, ट्रेन वगैरह ये है, खिलौनों के रूप में ये यूज होती है। क्यों? क्योंकि आज का जमाना
इनके ऊपर चलता है। तो उस टाइम पर प्लफ चलते होंगे तभी खिलौने बने होंगे इस चीज के, है ना। अब देखिए ये चोलिस्तान और बनावली जो हरियाणा के अंदर है वहां से इनके ये मिले हैं ये खिलौने। ओके, नाउ देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंसेस ऑफ प्लफ फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। देखिए कालीबंगन राजस्थान से भी प्लफ फील्ड के इनको साक्ष्य मिले, ठीक है। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज, जो फील्ड थे उसके ऊपर दो सेट फरोज के दो सेट होते थे, मतलब क्यारियां बनाते हैं ना किसान, एक क्यारी बनी मिट्टी ऊंची हो गई फिर आसपास से पानी निकलने के लिए फिर दूसरी क्यारी, इस तरीके से क्यारियों के राइट एंगल टू द ईच अदर, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर क्यारियां बनी थी। सजेस्ट दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, इससे ये पता चलता है दोनों राइट एंगल पर क्यारियां बनी होती थी, इससे ये पता चलता है कि एक ही खेत में दो टाइप की फसल उगाते थे वो लोग, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी ढूंढने की कोशिश करी है कि वो लोग कौन से टूल्स हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई वगैरह के लिए यूज करते थे। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स। देखिए ये पूछ रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो स्टोन ब्लेड्स यूज करते थे, मतलब पत्थर से बनी ब्लेड्स का यूज करते थे, या फिर मतलब पत्थर से बनी ब्लेड्स का यूज करते थे जो वुडन हैंडल में मतलब लकड़ी के हैंडल में ये होती थी। जैसे लकड़ी का जो हत्था रहता उसमें एक पत्थर की कुल्हाड़ी, उसको बांधना उस तरीके से वो उससे कटाई करते थे क्या वो अपनी फसल की, ऐसा। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक ये पता नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज पर खोज कर रहे हैं। तो ये अपने क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ऐसा करते हो क्या आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी अरिड लैंड्स, जो बहुत सारी हड़प्पन साइट्स थी वो सेमी अरिड लैंड्स, मतलब क्या सेमी अरिड मतलब कि जो कुछ बंजर जमीन जो थी उस पर ये थी, है ना। वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। देखिए कुछ बंजर और कुछ पानी वाली, मतलब क्या सेमी अरिड मतलब होता है कि आधी मतलब कुछ कुछ आधी आधी खेती करने वाली। अरिड मतलब होता है खेती वाली जो जिसमें बहुत अच्छे से खेती होती है, और सेमी अरिड मतलब कि जिसमें कम खेती होती है, इतनी ज्यादा खेती नहीं होती है लेकिन इतनी कम खेती, बिल्कुल बंजर भी नहीं होती वो जमीन, ठीक है। तो सेमी अरिड जहां पर इरिगेशन जो था मतलब कि पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत थी, अच्छी खासी पानी की व्यवस्था थी। ट्रेसेस ऑफ केनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट। देखिए इसके भी सबूत मिले केनाल्स के। केनाल्स मतलब क्या, जो इंसान द्वारा जमीन खोद करके पानी के थ्रू जाने की जो व्यवस्था होती है। देखिए पहले क्या होता था ना कि समुद्र थे, समुद्र के मार्ग से लोग आते जाते थे, लेकिन नदियों के मार्ग से भी आते जाते थे, लेकिन नदी हर जगह पे तो आ नहीं जा नहीं सकती है। तो ये लोग क्या करते थे, पुराने राजा महाराजा कि केनाल्स की खुदाई करते थे। जैसे आज के टाइम पे रोड्स बनती है ना, उस टाइम पर केनाल्स बना देते थे। क्या कि भैया पानी का फ्लो आएगा तो वो शिप को भी लेकर के आ जाएगा, मतलब अपनी नाव को भी लेकर के आ जाएगा जिस जगह पे आपको पहुंचना है। वो बहुत ज्यादा टफ रहता था केनाल्स, लेकिन बहुत सारे राजाओं ने बनाई है, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस ने बनाई है, क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। अब देखिए केनाल्स के भी अपने को सबूत मिले हैं हड़प्पन साइट से। शोटुगाई अफगानिस्तान के अंदर, शोटुगाई अफगानिस्तान के अंदर है यहाँ पर, वहां पर अपने को केनाल का सबूत मिलते हैं, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। लेकिन ये पंजाब, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पंजाब और सिंध प्रांत है, यहाँ से इसके केनाल के सबूत नहीं मिले हमको, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग एगो। देखिए ये ऐसा माना जाता है कि जो एंशियंट कैनाल है वो भरा गई होगी, मतलब क्या पानी बहा होगा, पानी के थ्रू पत्थर भी जाते हैं, मतलब कि पेबल्स होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर, जो पत्थर भी जाते होंगे और पत्थर एक टाइम जा जाके इकट्ठे हो के टीला बन गया होगा उनका, और फिर केनाल जो थी वो फ्लो, उसका पानी फ्लो नहीं हो पाता होगा, पानी उसका जा नहीं पाता होगा आगे, ओके। तो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्राउन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरिगेशन, या फिर यह भी हो सकता है कि पानी कुओं से निकाला जाता होगा, वेल्स मतलब कुएं, इरिगेशन के लिए। जैसे आज भी कुओं से पानी निकाला जाता है खेती के लिए, जहां पर खेती का कुआं होता है, जहां पर कुआं होता है वहां पर वो खेत बहुत अच्छे माने जाते हैं आज भी। बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन डोलावेरा, इसके अलावा ढोलावीरा के अंदर जो गुजरात के अंदर है वहां पर रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब क्या, पानी को रोकने के लिए, मतलब पानी बारिश का पानी जो रहता है उसको इकट्ठा हो जाता है, या फिर बारिश का पानी भी नहीं तो जो
नदी में से पानी आता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से रिजर्वायर मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। जैसे कि अपन एक टब भर लिया अपन ने पानी का, उसी तरीके से बड़ा रिजर्वायर होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। आर्टिफैक्ट कैसे आइडेंटिफाई हुए हैं? आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या? कलाकृतियां। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। देखिए खाना बनाने की प्रक्रिया क्या क्या होती होगी उनकी। ग्राइंडिंग इक्विपमेंट मतलब पिसाई के लिए भी चीजें, जैसे कि घटोलिया होता है हमारा पिसाई के लिए, या फिर मिक्स, अभी तो मिक्सर होता है, उस टाइम पर जैसे चटनी बनाने के लिए खरड़ होती है वगैरह, तो ये यूज करते होंगे वो लोग। या फिर वो वेसल्स भी यूज करते होंगे, बर्तन, वेसल्स मतलब बर्तन मिक्सिंग के लिए, किसी भी चीजों को मिलाने के लिए, मसालों को या ऐसी किसी भी चीजों को मिलाने के लिए वो बर्तनों का यूज करते होंगे। ब्लेंडिंग, कंबाइनिंग एंड कुकिंग। देखिए ब्लेंडिंग और कुकिंग इसके लिए भी यूज करते होंगे वो लोग, कंबाइन करने के लिए, क्या कि भैया चीजों को ऐसे ऐसे मिक्सिंग होती है ना वो चीजें। देयर वॉज, दिस वॉज मेड ऑफ स्टोन, मेटल और टेराकोटा। ये जो चीजें होती थी इनकी, जो भी ये लोग यूज करते थे, वो खाने पीने के लिए, खाने की चीजों के लिए, वो काई काय के लिए मतलब काय काय की बनी होती थी होगी। एक तो स्टोन की बनी होती होगी, मेटल की बनी होती होगी, या फिर टेराकोटा। टेराकोटा मतलब वो पीली मिट्टी के बर्तन, वो जो होते खिलौने टाइप, पीली मिट्टी होती है उसी के, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बने हो सकते हैं, स्टोन के, पत्थर के, मेटल के, धातु के, या फिर टेराकोटा, ठीक है, उस मिट्टी के। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम, देखिए टेराकोटा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के जो होते हैं वो टेराकोटा होते हैं, इस टाइप के चीजें, इस टाइप की चीजें टेराकोटा होती है, ठीक है। Okay. This is an excerpt from one of the earliest report on excavations at Mohenjo-daro, the best known हड़प्पन साइट। देखिए ये कुछ अंश है हड़प्पन साइट के जो इसमें आपको बता रखे हैं। ओके, नाउ मोहनजोदड़ो अ प्लांट अर्बन सेंटर। मोहनजोदड़ो जो था प्लांट अर्बन सेंटर था, अर्बन मतलब शहरी, ठीक है, तो शहर था, प्लांट बिल्कुल उसको प्लानिंग करके बनाया गया था, बिल्कुल नाली वगैरह सब कुछ इतना प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। मतलब जो आज प्लांट सिटी, अभी भी प्लांट सिटी जैसे कि बनाई गई है, जैसे कि अभी भी आज की तारीख में भी प्लांट सिटीज बनाई जा रही है, उस तरीके का ये प्लानिंग करके उस टाइम पर बनाई थी, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि वहां पर अर्बन सेंटर्स का मतलब शहरीकरण का विकास था, विकास हुआ था, ठीक है। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर। इस हम एक सेंटर देखते हैं उसमें से मोहनजोदारो more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was हड़प्पा। देखिए मोहनजोदारो जो है वो, मोहनजोदारो और हड़प्पा में ये डिफरेंस है, हड़प्पा सबसे पहली साइट है जो डिस्कवर हुई थी, और मोहनजोदारो जो है सबसे एडवांस और सबसे फेमस साइट है जो डिस्कवर हुई है, ठीक है। मोहनजोदारो में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जो मतलब बहुत यूनिक और बहुत ही एडवांस थी, ठीक है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर। जो था ये सेटलमेंट जो थे, जो लोगों के घर थे, वो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक तो क्या, स्मॉलर बट हायर, पतला लेकिन ऊंचा, ठीक है, पतला लेकिन ऊंचा, और दूसरा था पतला लेकिन ऊंचा, इस टाइप का, ठीक है। और दूसरा था, देखिए दूसरा क्या था, अदर मच लार्जर बट लोअर, ये इस टाइप का था, ठीक है। ये ऊंचा था लेकिन पतला था, ये वाला क्या था, चौड़ा था, लंबा था, लार्ज था लेकिन
छोटा था, है ना। ये इस तरीके से लंबा था, ये इस तरीके से लंबा था, इस तरीके से। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दिस एज द सिटाडेल, ठीक है, दिस एज द सिटाडेल एट द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। तो ये जो थे, ये क्या थे, ये सिटाडेल थे और ये लोअर टाउन थे। ये सिटाडेल थे और ये लोअर टाउन थे। लोअर क्यों? क्योंकि ये नीचे हाइट के थे, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया था और ये यहाँ पर बिल्कुल एक टावर टाइप, मतलब बहुत ऊंचा था, ठीक है, लेकिन पतला था, चौड़ाई कम थी इनकी। Archaeologists designate this as the citadel and the lower town respectively. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. देखिए, सिटाडेल जो है, ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट का कि ये एक बेस बनाते होंगे ईंटों से, ठीक है, ईंटों से इतना बहुत ऊंचा बेस बना, जैसे ताजमहल जो है बहुत ऊंचे बेस पर है, ताजमहल आज भी बहुत ऊंचे बेस पर है, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों का मानना आर्कियोलॉजिस्ट का कि एक ऊंचा बेस बनाते होंगे, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते होंगे, ठीक है। इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इनके बीच में एक वॉल होती थी, ठीक है, इनके बीच में एक दीवार खड़ी रहती थी, एक दीवार खड़ी रहती थी। उससे क्या कि भैया इन दोनों के बीच में एक ये इन दोनों को सेपरेट करते थे, इन दोनों को अलग करती थी ये दीवार, ठीक है। द लोअर टाउन ऑल्सो वॉल्ड सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट एट ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशन। देखिए, ये भी इसमें बहुत सारे घर होते थे, तो ये भी इस पे बेस पे खड़ी होती थी, ठीक है। ये भी बेस पे खड़ी होती थी, ये भी बेस पे खड़ी होती थी, ताकि वो घर बनने में दिक्कत ना है ना। ओके, विच सर्व्ड एज फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का काम करती थी, जो बेस होता था वो। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली just to put the foundation in place, it would have required 4 million persons day. In other words, the mobilizing labor on a very large scale. देखिए, इस यहाँ पर क्या था, जो घूमने मतलब जो माइग्रेटेड लेबर थे, मतलब माइग्रेटिंग लेबर मतलब क्या कि बाहर आने जाने वाले लेबर्स, ठीक है, जो बाहर से भी आते थे, बाहर से आने जाने वाले लेबर्स बहुत ज्यादा थे। कंसिडर समथिंग एल्स, once the platform were in place, all buildings actively within the city was restricted to a fixed area on the platform. देखिए क्या कि इसके अलावा once the platform were in place, all buildings actively within the city was restricted to a fixed area on the platform. जितनी बिल्डिंग्स थी वो फिक्स्ड एरिया पर रेस्ट्रिक्टेड थी, उसके अलावा ये मतलब इतने एरिया के अलावा आप कहीं पर भी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो अपनी, ये था। ओके, सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। तो पहले क्या होता था इसमें कि मतलब एक पहले एक प्लान बना लिया है कि ऐसा ऐसे ऐसे ही घर बनेगा, उसके अलावा घर ऐसे अलग से नहीं बन सकता। मतलब कि अगर इतना एरिया का प्लान है तो इसके अलावा कोई भी बाहर घर नहीं बना सकता है। उस प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए, उनके ऊपर ही आपको घर बनाना है। इस तरीके से बिल्कुल प्लानिंग करके ही बनाया था। आज की तारीख में क्या होता है, जैसे कि ये जमीनें डेवलप होती है ना, जैसे कि कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, रोड वगैरह बन जाती है, नालियां वगैरह बन जाती है, उसके बाद आसपास की जमीनों पे घर के लिए प्लॉट अलॉट कर दिए जाते हैं। तो उसी टाइप की ये चीज थी। देखिए कितनी एडवांस चीज इन्होंने पहले से तैयार कर दी थी। विच अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड। देखिए इसके अलावा भी हमको प्लानिंग की ये चीज मिलती है कि जो ईंटें थी या तो वो धूप में धूप में सुखाई जाती थी या फिर उनको बेक किया जाता था, यानी कि उनको सेका जाता था। वर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times and twice द हाइट रिस्पेक्टिवली। देखिए उसकी जो लेंथ रहती थी वो और ब्रेथ रहती थी वो 4 times और मतलब कि लेंथ जो लंबाई और चौड़ाई जो थी वो 4 times और ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि जैसे उसकी जो लेंथ रहती थी वो 4 times रहती थी और जो ब्रेथ रहती थी वो 2 times रहती थी। इतनी ज्यादा मतलब इतनी चौड़ी इतनी लंबी रहती थी। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। और ऐसी ईंटें पूरे हड़प्पन सेटलमेंट्स में यूज हुई है, ठीक है। लेइंग आउट ड्रेन्स, one of the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system। मैंने अभी आपको बताया था नालियों का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी बह के जाएगा किसी भी घर से या कोई भी नाली का कुछ भी मल मूत्र जाएगा वो कैसे बह करके जाएगा, है ना। तो ये सबसे मतलब सबसे अलग फीचर है हड़प्पन
सिटीज का कि प्लांट ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पर। आज भी बहुत सारे गांवों में प्लांट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन उस टाइम पर प्लांट ड्रेनेज सिस्टम था। If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along on approximate grid pattern, intersecting at right angles. देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो जैसे कि नालियाँ है ना, और ग्रिड सिस्टम मतलब कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि देखिए ग्रिड सिस्टम के हिसाब से थी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये घर है, ये घर है, और बीच में से नाली बह के जाएगी, इस तरीके से सिस्टम था वहां पर, ठीक है। अब देखिए, इट सीम्स दैट स्ट्रीट विथ ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। ऐसा माना जाता है कि पहले नाली बनाई जाती होगी, उसके ऊपर सड़क बना दी जाती होगी, और फिर आसपास घर बनाए जाते होंगे। इस तरीके से प्लानिंग चलती होगी। जैसे आज भी ये जो जमीनें होती है, जो डेवलपर होते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं। पहले कॉलोनीज को काटते हैं, बनाते हैं, उन पे नालियां बनाते हैं, उनके ऊपर सड़क बनाते हैं, फिर आसपास घर बनाने की इजाजत देते हैं। इस तरीके से मतलब पूरा डेवलप करते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं कॉलोनीज में। तो ऐसा ही उस टाइम पर भी था। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। देखिए क्या कि अगर पानी जो था वो नाली का यहां से बह के जाता था, जमीन यहां से बह के जाता था स्ट्रीट से, तो ये माना जा रहा है कि हर घर के आगे एक दीवार होती होगी जो नाली के पानी को घर में बहने से बचाती होगी, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ओके, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या? द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जांपल्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। लोअर टाउन जो है, लोअर टाउन ये जो है, ये मोहनजोदारो के, ये हमको रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जो घर रहते, जो मतलब कि जो नॉर्मल लोग रहते थे, जनता रहती थी नॉर्मल, वो यहाँ पर ऐसे रहती थी, ये हमको उसके बारे में बताता। मेनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑफ ऑल साइड्स। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते थे कि कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगना, ओटला रहता है ना हमारा, वो उसके साथ में उनके कमरे भी होते थे। तो बहुत सारे लोगों के घर जो थे, बाहर आंगन था, उसके अंदर कमरे भी थे, ठीक है। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। जो कोर्टयार्ड रहता होगा, जो आंगन रहता होगा, वो सेंटर होता होगा सारी एक्टिविटीज का। जैसे खाना भी बनता होगा वहीं पर, वीविंग वगैरह भी होती होगी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। और ये देर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। देखिए ग्राउंड लेवल पे कोई भी विंडो नहीं होती थी, और ये ऐसा होता इसलिए होता होगा क्योंकि प्राइवेसी चाहिए होती होगी लोगों को। मतलब क्या कि भैया उनको एकांत चाहिए होता होगा, ये ताकि मतलब कि उनके घर में कोई झांके ना, इस तरीके से। इसलिए जमीन लेवल पर जो घर रहते थे, जो नीचे वाले घर थे, उन पे, जो जमीन वाले लेवल पे घर थे, उनमें खिड़कियां नहीं पाई गई है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ besides the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard। जो मेन रहता था, मेन इंटीरियर जो रहता था, मेन घर से घुसने का तैयार जो दरवाजा रहता था, वहां से पूरा घर जो था अंदर का, वो नहीं दिखता था। मतलब क्या गलियारे टाइप बनाते थे ये लोग, ताकि क्या होता है ना कि अंदर का आंगना और ये वगैरह सारी चीजें ना दिखे, बस घर का दरवाजा या फिर कुछ ही चीज दिखे घर की, पूरा अंदर का इंटीरियर ना दिखे, इस तरीके से। सम हाउसेस हैज रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ। देखिए कुछ घरों में सीढ़ियां मिली है जो सेकेंड फ्लोर पर जाने के काम में आती होगी, ठीक है। Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers by। देखिए क्या बहुत सारे घरों में कुएं मिले हैं, और वो कमरों में मिले, कमरों में कुएं मिले, मतलब क्या खड्डे मिले, मतलब तल घर मिले। तो वो क्या मतलब वो आने जाने के काम में भी आते होंगे, क्या मतलब कि कोई बाहर से आ रहा है या जा रहा है खुफिया रास्ते से, वो भी होता होगा। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदड़ो वाज
अबाउट 700। मोहनजोदारो के अंदर 700 कुएं मिले हैं, 700 कुएं मोहनजोदारो के अंदर। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके, सिटाडेल क्या होते थे? इट इज वन, अभी अपन ने लोअर टाउन पढ़ा है, अब अपन सिटाडेल पढ़ेंगे। इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। देखिए, सिटाडेल पर ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो जो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज किए जाते होंगे। हम ऐसी स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन, अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग एगो। देखिए, बहुत सारा पोर्शन जो है वो मलबे का मिला है, जो ईंटों वगैरह का मलबा था, ठीक है। उसके अलावा वो लकड़ी भी यूज हुई होगी इसमें, लेकिन लकड़ी में दीमक लग जाती है, लकड़ी सड़ गई होगी बहुत टाइम पहले ही, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। डिकेड लॉन्ग एगो एंड द ग्रेट बाथ। और सबसे बड़ी बात, इसकी ग्रेट बाथ मिला है यहाँ पर। ग्रेट बाथ मतलब ये कि स्विमिंग पूल टाइप था उसमें, लेकिन वो किसी धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था, ऐसा माना जाता है। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। देखिए क्या कि मतलब देखिए इस तरीके से था ग्रेट बाथ, आसपास चारों तरफ दीवार थी और ऐसे इस तरीके से ये ग्रेट बाथ था, ठीक है। ये ग्रेट बाथ था, आसपास सब तरफ से दीवारें थी और चढ़ने के लिए चढ़ाव भी थे, ठीक है ना, इस तरीके से चढ़ाव थे। The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides. There were 2 flights of steps on the north and south leading into the tank. ऐसे यहाँ पर 2 चढ़ाव थे, यहाँ पर 2 चढ़ाव थे, ठीक है। इस तरफ से भी चढ़ाव थे, इस तरफ से भी चढ़ाव थे। Which was made watertight by setting brick on edge and using a mortar of gypsum. देखिए क्या कि इन एजेस पर, ताकि पानी बाहर ना निकले, इनको वाटर टाइट करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता था? मोटार मतलब गारा यूज किया जाता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता था, ताकि ये एयर टाइट रहे। मतलब क्या एयर टाइट मतलब वाटर टाइट रहे, पानी लीक ना हो, पानी रिस्क के अंदर ना चला जाए, इसलिए, ठीक है। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल। इसके 3 साइड्स में क्या थे? कमरे थे, और एक तरफ क्या था? बहुत बड़ा कुआं था, ठीक है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ह्यूज ड्रेन। इस टैंक के अंदर बहुत मतलब बड़े पाइप से, बड़े ड्रेनेज सिस्टम से पानी अंदर आता था, ठीक है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स। देखिए जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, लेन। लेन मतलब गली, गली से नॉर्थ से स्मॉलर बिल्डिंग में 8 कमरे थे, 8 कमरे जाते थे यहां से, ठीक है। विथ 8 बाथरूम्स, 4 ऑन ईस्ट साइड ऑफ अ कॉरिडोर। एक तरफ 4 थे, एक तरफ 4 थे, इस तरीके से, इस तरफ 4 थे, इस तरफ 4 थे। With drains from each bathroom connecting to a drain that run along the corridor. The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings. देखिए सिटाडेल जो थे बहुत सारी जगहों पर मिले थे, है ना, मतलब सिटाडेल मतलब ऊंची जगह। had has led scholars to suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath. तो ये जो ग्रेट बाथ थे, स्कॉलर्स का माना जाता है कि ये कुछ अनुष्ठान या कुछ ऐसी धार्मिक प्रक्रिया के तहत बनाया गया होगा कि इसमें आग के मतलब कि जैसे आज गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें ऐसा कुछ करते होंगे वो लोग, जिससे कि ये रिचुअल होती होगी उनकी, एक धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यही है, इतना ही था। ये इसको एक पहला पार्ट हो गया इस वीडियो का। अब हम दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा मैं। दूसरा पार्ट जो होगा ब्यूरल से स्टार्ट होगा। देखिए जो हिस्ट्री को पढ़ने के पहले, किसी भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके रूल्स हमको पता होने चाहिए। तो हिस्ट्री के रूल ये तो मैंने बता दिया आज, एडी और बीसी का डिफरेंस आपको। वैसे मैं आपको डेली कुछ न कुछ रूल्स बताता रहूंगा हिस्ट्री के। देखिए कोई भी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, उसके रूल्स रेगुलेशंस को यूज करके पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। अगर हम उसके रूल्स और बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो हमको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और हमको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। इसके लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखे होंगे, और एक बार मैं और आपको दे देता हूँ, 82
8269345080, ठीक है, 8269345080। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप मुझे शेयर करिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग देखिए, मैं आर्ट्स और कॉमर्स दोनों पढ़ाता हूँ। आर्ट्स का मैं एक अकेला टीचर हूँ पूरे रतलाम में, तो आप जितने बच्चे मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। मैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद में अब मेंस के लिए तैयारी कर रहा हूँ अपनी, और मैं बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। मैं केट क्लियर कर चुका हूँ, मैं कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, मैंने एमबीए कर रखा है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं नॉर्मल टीचर्स की तरह आपको खाली थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमर्स भी अच्छा सब्जेक्ट है। आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को फ्री यूट्यूब वीडियोस देता रहूंगा। अगर आप लोग मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आप लोग एक बार कांटेक्ट करिए, मैं फ्री डेमो क्लासेस भी देता हूँ। 3 दिन की फ्री डेमो क्लासेस, फ्री ट्रायल क्लासेस रहेगी। आप लोग आइए मेरे पास में, आप कांटेक्ट कीजिए। आपको नीचे लिंक पर मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप नंबर दे ही रखा है आपको, आप कांटेक्ट कीजिए। आप एक बार पता कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या है, कैसे मैं पढ़ाता हूँ। आप एक बार क्लास में आइए। मैं आपको देखिए, यूट्यूब वीडियोस तो मैं फ्री में कंटेंट दे ही रहा हूँ आपको। फिर भी अगर आप लोग मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, 3 दिन का फ्री डेमो क्लासेस लेकर के देखिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रतलाम में परेशान होते हैं। रतलाम में परेशान होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर कोई टीचर नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ। मैं बिजनेस फॉर्मूलाज ऐसे दूंगा आपको, एक आप जब कॉमर्स पढ़ेंगे मुझसे तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज दूंगा जो आप लोगों के आगे काम में आएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को जॉब ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, जॉब ओरिएंटेड या फिर बिजनेस ओरिएंटेड। जॉब कॉमर्स को अगर आप पढ़ेंगे या फिर आर्ट्स मुझसे पढ़ते हैं तो आप लोगों की जॉब लगेगी ही लगेगी, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिकली आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो दूसरे टीचर्स करते खाली थ्योरी रटवा देते आपको, मेरा वो काम नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। और आप लोग 12th पास करते करते में इतना आप लोग हो जाएंगे, इतने श्योर हो जाएंगे अपने ऊपर कि आप लोग जॉब, कोई भी जॉब कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं स्टार्ट। मैं आपको ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा कुछ, क्योंकि मैंने एमबीए करा है और मैंने केट क्लियर करके एमबीए करा है। उसके बावजूद मैंने एमबीए किया था, मैं मुंबई में जॉब करता था। अब मैं रतलाम आ चुका हूँ और रतलाम में अपनी सेवा दे रहा हूँ बच्चों को। और मैं जब तक मेरा यूपीएससी क्लियर होता है तब तक मैं बच्चों को सेवा देता रहूँगा। और अगर होगा तो मैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी बच्चों को ऐसे ही सेवा देता रहूँगा। आप लोग बस मुझे प्यार दीजिए अपना, और यूट्यूब वीडियो को मेरी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और नीचे कमेंट में मुझे ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए कि आप लोगों को पढ़ना क्यों चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।